हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की बसंत भाग 2, चैप्टर नंबर 3, हिमालय की बेटियां। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, हिमालय की बेटियां मतलब इसमें लेखक ने मानवीकरण किया है। हिमालय पे जो जमी हुई बर्फ होती है, जिससे निकली हुई बर्फ से बनी हुई नदियां, उनके बारे में लेखक ने हमें बताया है। नागार्जुन नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में, मृत्यु 25 नवंबर सन 1998 ईस्वी। इनका जन्म स्थान सतलखा ग्राम दरभंगा। मुख्य रचनाएं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पथराई आंखें, शुभांकर जो कि इनका एक खंड काव्य है, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब की मछलियां। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नागार्जुन ने इस पाठ की रचना सन 1947 ईस्वी में की थी। हम कह सकते हैं हमारी आजादी के समय इस पाठ को लिखा गया था। लेखक ने नदियों के जीवंत रूप का वर्णन किया है, अर्थात उनका सजीव रूप, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। वैसे तो गद्य में अलंकार नहीं होते हैं, बट इसमें लेखक ने मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है कि प्रकृति की चीजों को मनुष्य के जैसा सजीव रूप में प्रस्तुत करना मानवीकरण कहलाता है। लेखक ने हिमालय की यात्रा के समय नदियों को अलग अलग रूप में देखा है। जब लेखक हिमालय की यात्रा पर निकला, तब उसने अलग अलग रूपों में नदियों को देखा। लेखक ने नदियों को बेटी, माता, बहन, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका के रूप में देखा। लेखक ने हिमालय का वर्णन एक पिता के रूप में देखा, गौरवशाली पिता जिसकी महान बेटियां हैं, इस रूप में किया है। नदियों के उद्गम स्थान से लेकर समुद्र संगम तक नदियों का जीवित रूप जो है, उसका लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार वह नदियों की जो है विशेषता है, उनके किस किस रूप, कौन कौन से रूप में देख सकते हैं, उन सब का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। लेखक बता रहा है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, अर्थात नदियों को। जब नदियों को समतल मैदानी एरिया में हम लोग देखते हैं, तो वो एकदम हल्का फ्लो होता है उनका, ऐसे स्लो स्लो बहती हैं। तो लेखक कह रहा है बड़ी गंभीर, शांत, है ना, जैसे अपने आप में कोई इंसान खोया है, कुछ सोच रहा है। और कैसी लग रही है, जैसे संभ्रांत महिला, कोई कुलीन, कोई गंभीर महिला है ना, इस प्रकार से जो मतलब बैठी हुई है, वैसी प्रतीत हो रही नदियां। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और सम्मान, श्रद्धा का भाव था। नदियों के लिए बता रहा है लेखक कि मेरे दिल में उनके लिए जैसे माँ के लिए, दादी के लिए, बड़ी बहन के लिए होता श्रद्धा का भाव, वैसे ही लेखक कह रहा है नदियों के लिए मेरे दिल में श्रद्धा का भाव था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादी की गोद में, मौसी की गोद में, वैसे ही जब लेखक समतल मैदान में है, तो जब नदी में डुबकी लगा रहा है, तो मानो अपनी माँ की गोद में बैठा हो। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक क्या बता रहा है कि अभी तक तो उसने प्लेन एरिया में देखा था, समतल मैदानों में देखा था, लेकिन जब उसने हिमालय की यात्रा की और हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अब यहाँ पर आपको लग रहा है किसी मनुष्य के कंधे पर चढ़ना, हिमालय तो एक प्रकृति का भाग है ना, तो मतलब मानवीकरण किया है हिमालय के कंधे पर, अर्थात हिमालय की यात्रा पर गया, तो वो हैरान था कि जो हिमालय पर जमी हुई बर्फ है ना, और हिमालय से जब नदियां निकलती है, हम सब ने कभी कभी ना कभी हिमालय या फिर हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र का हमने भ्रमण किया होगा, गए होंगे, घूमने गए होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे पतली धारा की तरह, है ना, जैसे कोई पतली धारा बह रही है, दूध की धारा, इस तरीके से जो गंगा और यमुना, सतलुज बह रही हैं, निकल रही है, जब वो निकलती हैं वहां से, उनकी स्थिति यह है। और जब ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरती हैं, तो उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास
कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। लेखक क्या बता रहा है कि जब मैदान, वो पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, पानी पतली धारा वहां से जब निकलती है और नीचे जब गिरती है, तो जब पत्थर पर हम कोई अपनी पानी, जैसे ऊपर से पानी गिराएंगे आप, तो देखेंगे पानी एकदम फैल जाएगा, बिखर जाएगा, और इतनी ऊंचाई से जब पानी गिरेगा तो वो पानी पूरा पत्थरों पर एकदम से उछल जाता है, मानो कोई छोटा बच्चा बहुत खिलखिलाकर हंस रहा हो। उसके छोटे बच्चे का जो फेस होता है पूरा हंसता है, तो इसके दांत खिलखिला के बाहर हंस जाता है। ऐसे ही इतना उल्लास, इतना जोश नदियों का जो पहाड़ों पे दिखता है, मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है? लेखक क्या बता रहा है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल इसमें विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक बता रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, या फिर कोई कली जो जिसका फूल खिल रहा है, उस कली को देखता हूँ, तब भी मुझे इतना कोई आश्चर्य नहीं होता, ना ही मेरा ध्यान जाके इतना अटकता। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली इन हिमालय की बेटियों को जब मैं देखता हूँ, इनकी बाल लीला, जब मैं पर्वत पर, हिमालय पर गया और इनकी जो मैंने बाल लीला देखी, उसने निश्चित रूप से मुझे आश्चर्य में डाल दिया। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही रहा। लेखक बता रहे हैं कि जब वह पहाड़ी इलाकों से नदियां निकलती हैं और उसके बाद पत्थर होते हैं वहां पर, आपने देखा होगा पर्वतीय इलाके में मिट्टी बहुत कम होती है, और पत्थरों के बीच से नदियां कल कल की आवाज करती हुई बहुत तेजी से, क्योंकि वहां पर क्या है, ऊंचा है, और नदियां जो है हमेशा पहाड़ों से मैदान निकलती हुई मैदानी क्षेत्र की तरफ जाती हैं, तो ऊंचाई से नीचे जब कोई भी पानी या लिक्विड जाएगा तो तेजी से बहेगा, और जो सकरा रास्ता है जो कि पत्थरों के बीच से निकलता है, तो उसमें बहुत स्पीड होती है, तेजी से आवाज आती है। तो लेखक कह रहा है कि मैंने ऐसे, जैसे मान लो कोई स्पीड में बच्चा भाग रहा है, कोई भी भाग रहा है, तो लेखक बता रहा है कि ऐसी बेचैनी है ना, जो नदियां भागी चली जा रही हैं अपने इस महान, यानी कि हिमालय को महान बताया है, विराट बताया है, इनका विराट प्रेम पाकर भी, महान प्रेम पाकर भी हिमालय का अतृप्त हैं, मतलब अभी तक ये तृप्त नहीं हुई है, कहाँ जा रही हैं? तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? और लेखक कह रहा है कि अगर ये हिमालय से भी तृप्त ना हुई तो कहाँ, कौन इनको इतना प्यार दे पाएगा? अगर इस हिमालय के प्यार महान हिमालय के प्यार से भी ये अतृप्त हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिकाएं, सब सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बताया जा रहा है कि लेखक बता रहे हैं कि पूरी बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधों से भरी, बीच बीच में हिमालय पर घाटियां होती हैं जिनमें पेड़ पौधे हैं, और पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा है, और पहाड़ के जो बीच बीच में घाटियां हैं, है ना, उन सब के बारे में बता रहा है कि उन वहां इनका लीला निकेतन है। निकेतन मतलब घर, घर का पर्यायवाची है। जैसे छोटे बच्चे अपने घर में तरह तरह के खेल खेलते हैं, वैसे ही नदियां जो है पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय की गोद में क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। वो खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केला के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जब जंगलों से आगे निकलते हैं, तो वो पर्वतों से आगे निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष हैं, जैसे देवदार है, चीड़ है, सरो है, चिनार है, सफेदा है, ये सारे वृक्षों में थोड़ा सा पानी वहां की अपेक्षा यहाँ पर हल्का सा स्लो होता है, तो ऐसा लगता कि शायद उन्हें हल्का सा मौका मिल जाता हो। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सा सिर धुनता होगा। यहाँ पर सिर धुनना क्या है, एक मुहावरा है कि अब बताया जा रहा है कि वो तो सिर्फ हिमालय ही समझ सकता है कि बूढ़ा हिमालय क्यों बोला गया, क्योंकि हिमालय तो बहुत सालों से है ना, और उससे निकलने वाली नदियां, इसलिए उनकी जो बाल, नदियों की जो बाल लीला है, जो नटखटपन है, जो बच्चे बच्चे करते हैं बचपन में, वैसे ही नदियां हिमालय के साथ वहाँ पर्वतीय मैदान, पर्वतीय क्षेत्र में करती हैं। तो उनके लिए कितना, उनका मतलब उसे परेशानी होती होगी, कितना सिर धुनता होगा, मतलब उनको बहुत, उससे बहुत कठिनाई होती होगी, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा।
बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उसके पास और रखा ही क्या है। क्या बताया जा रहा है कि बेचारा इतनी मेहनत करता है, जैसे कोई पिता है ना अपने संतान को, अपनी बेटियों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनको पालने में, पोसने में, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने में। ऐसे ही हिमालय इन नदियों के लिए, जो उन पर बर्फ जमी हुई है ना, कितनी परेशानी उसे होती होगी। लेकिन जब अगर कोई उनसे जाके प्रश्न पूछेगा तो कभी भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो हिमालय की चोटियां हैं उनसे केवल मौन, यानी कि हिमालय तो बोलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मौन रहता है। सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, पुराना नाम है इसका कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि सिंध और ब्रह्मपुत्र, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारी सिंधु नदी वही है जो जिससे पंजाब, 5 नदियों का जो केंद्र कह सकते हैं, इन्हीं से बनी हुई। तो 5 जो नदियां हैं जो पंजाब में है ना, और ऐसी ब्रह्मपुत्र, ये जो विशाल नदियां हैं, इनसे बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां, और आगे चल के आप देखते हो कि गंगा, यमुना, सारी नदियां, ये सब छोटी बड़ी हिमालय की जो नदियां हैं उनके लिए क्या बोला गया, बेटियां, सारी की सारी आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। क्या बताया जा रहा है, लेखक क्या कह रहे हैं कि जो ये दो महान या विशाल नदियां कह सकते हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी हिमालय की नदियां आकर मिलती हैं और ये विशाल रूप धारण कर लेती हैं। अगर हम इन दो नदियों की बात करें, इनमें जो विशाल जल आ रहा है, तो हिमालय की छोटी बड़ी नदियां जब इनमें आके मिलती हैं तो बताया गया कि किस प्रकार से इनमें जल इकट्ठा होता है और महान या महानदों के रूप में बोला गया, अर्थात विशाल नदी के रूप में ये एक समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और उनका जो प्रभाव है, जो बहती हैं, वो कहाँ होता है, समुद्र की तरफ होता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अब यहाँ क्या बताया गया है कि हिमालय जो है वो नदियों का पिता है, वहां से उसकी बेटियां अर्थात नदियां जब निकल कर, छोटी बड़ी नदियां, आप देखते हैं कि गंगा वगैरह भी जाके आगे ब्रह्मपुत्र है ना, ये सब नदियों, ब्रह्मपुत्र नदियों मिल जाती है। तो ये सारी नदियां जब विशाल नदी के रूप में, महानदियों के रूप में सिंध और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियां कहाँ जाती हैं, सागर में जाती हैं। तो बताया गया है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता है, वैसे ही समुद्र को क्या बताया गया है कि वह हिमालय का क्या है, दामाद है। यानी हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है किसे, समुद्र को। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, मतलब जिन लोगों ने इन नदियों को केवल मैदानों में ही देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़ा हिमालय जो है गोद में बच्चियां, हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक ने जब हिमालय की यात्रा की और उसने जब पहली बार नदियों को इस तरीके से देखा कि कैसे उछल कूद कर रही हैं, जब वो पत्थर पर नीचे गिर रही हैं, अर्थात जो बर्फ है पिघल कर, तो मानो जैसे छोटी बच्चियां जो हैं अपने घर में अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग यानी कि खिलखिलाकर हंस रही हैं और खेल रही हैं। तो पहाड़ी लोग जो वहां रह रहे हैं, कहने का मतलब अगर पिता जिसकी छोटी बच्ची है वो अपने घर में खेल रही है, उसके लिए भले ही आकर्षक ना हो, लेकिन जो लोग पहली बार इन नदियों को देखेगा, उनका ये आकर्षक रूप देखेगा, वो जरूर ही लुभावना होगा, यानी कि मन को अच्छा लगने वाला होगा। इसीलिए लेखक कह रहा है मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं, कोई झिझक नहीं है कि मैं हिमालय को क्या कह रहा हूँ, ससुर कह रहा हूँ, और समुद्र को उसका दामाद कह रहा हूँ। कालिदास के बिरही अक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, बेत्रवती अर्थात बेतवा नदी
को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब यहाँ पर लेखक जो नागार्जुन है, उन्होंने साहित्य, संस्कृत साहित्य के एक महान कवि कालिदास का भी नाम लिया है। उन्होंने मेघदूत खंड काव्य लिखा, उसकी चर्चा यहाँ पर की है कि मेघदूत यानी कि मेघों को दूत बनाकर, तो मेघ के पास क्या है, पानी है ना, तो वेतवा नदी यानी कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात बादल के पास जो पानी है वो थोड़ा सा नदी में बरसा दें। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, अर्थात जब बादल का पानी बेतवा नदी में गिरेगा तो वो जरूर प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। क्या बताया गया कि लेखक कह रहा है कि जब मैंने इन नदियों को देखा तो मुझे कालिदास का जो मेघदूत है उसके बारे में, खंड काव्य जो है उसके बारे में मुझे याद आ गई कि शायद कालिदास को भी नदियों का ये जीवंत रूप, जो सचेतन रूप है, जैसे मान लो किसी लड़की का रूप है, वैसे रूपक में सचेतन रूप यानी कि उसमें मानवीय कण कर दिया है, रूपक है ना, पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियां और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक बता रहा है कि दरअसल मतलब कि एक्चुअल में जिस व्यक्ति ने पहाड़ी इलाकों में और समतल मैदानों में दोनों ही रूपों में नदियों को देखेगा तो दोनों ही जगह अलग स्थिति है। वो मैदानी क्षेत्र में अलग तरीके से है और पहाड़ी इलाके में वो अलग तरीके से है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक बता रहे हैं यहाँ पर एक और नाम लिया काका कालेकर, जिन्होंने संज्ञा दी है नदियों को लोक माता की। और वैसे ही हमारे समाज में गंगा मैया है ना, नदियों को क्या बोला जाता है, माता बोला जाता है। किंतु माता बनने से पहले इनको अगर हम बेटियों के रूप में देख लें तो कौन सी बुरी बात है, कौन सी हर्ज है। और थोड़ा अगर आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। मतलब लेखक कह रहा है कि माता और बेटियों के रूप से बढ़कर अगर हम इन्हें प्रेयसी यानी कि प्रेमिका के रूप में देखें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। कह रहे कि एक और है ममता का धागा, वो कौन सा है, बहन का रिश्ता। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। मतलब बहुत सारे कवियों ने नदियों को माता बोला है, बहन बोला है, बेटी बोला है, प्रेयसी बोला है, अलग अलग रूपों में देखा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि मैं लिंग, तिब्बत की बात है, मतलब तिब्बत में एक जगह है जहाँ की बता रहा है, क्योंकि तिब्बत भी कहाँ है, हिमालय पर है ना, पहाड़ी क्षेत्र में। जब वो लेखक यात्रा कर रहा था उस समय उसने ये चैप्टर लिखा है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली सी थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे कि मेरा भी एक बार ऐसा ही मन किया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं सतलज नदी के किनारे गया। दोपहर का समय था, पहाड़ों से जो पानी निकलता, बर्फ पिघलती है तो पानी बहुत ठंडा होता है। तो लेखक ने जब पैर लटका के नदी में बैठ गया वो, तो थोड़ी देर के बाद उसको बहुत अच्छा फील हुआ। वैसे भी अगर हम नेचर के करीब जाते हैं तो हमें हमेशा अच्छा फील होता है। तो लेखक जब ठंडे पानी में उसने अपने पैरों को डुबो दिया तो थोड़ी देर बाद प्रगतिशील, जैसे मानो उसकी जो तबीयत खराब थी वो ठीक हो गई हो और उसका मन एकदम ताजा हो गया, खुश हो गया। और जब आदमी खुश होता है तो गुनगुनाने भी लगता है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। लेखक ने क्या एक कविता गा दी, उसका मन गुनगुनाने लगा कि बहन तुम्हारी जय जयकार हो, है ना, तुम्हारी जो लीला है एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली है। हुआ मुदित यानी कि मेरा जो मन बहुत ज्यादा परेशान था, मेरी तबीयत सी खराब थी, वो एकदम से मेरे मन में जो बेचैनी थी वो हट गई है और मैं तुम पर बलिहारी यानी कि मैं तुम्हारी जय जयकार कर रहा हूँ। तुम बेटी, नदियों को क्या बताया, बेटी, और तुम्हारा बाप कौन है, हिमालय, यानी कि तुम्हारा पिता कौन है, हिमालय। चिंतित है पर चुपचाप है। हर पिता को अपनी बेटी की चिंता रहती है, वैसे ही हिमालय के लिए बोला है कि जो हिमालय जो है अपनी बेटियों के लिए चिंतित है पर चुपचाप है।
प्रकृति नदी के तट तट पर चित्र, मतलब जो प्रकृति है, नेचर है, उसके नदी के किनारे का जो तट है वो बहुत ही अनुपम है, सुंदर है, अद्भुत है। यह हिमालय की छाप, हिमालय ने जो अपनी बेटियों के द्वारा प्रकृति की छटा को और अद्भुत बना दिया। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो आप लोगों के लिए मैंने दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।